वेलकम अगेन फ्रेंड्स, दिस इज रेडियंस बायोलॉजी क्लासेस एंड आई एम मुदस्सिर हामिद। पिछले वीडियो में हमने बात की थी बेसिक मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की। वी टॉक्ड अ लिटिल बिट अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और हमने बात की थी किसी सेल से रैंडम डीएनए को आइसोलेट कैसे किया जाए, राइट। सो फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो हमारे पास क्या है, हमारे पास आइसोलेट किया हुआ रैंडम डीएनए है जो हमने किसी सेल से आइसोलेट किया है। दिस रैंडम डीएनए कंसिस्ट्स ऑफ अ जीन दैट वी आर इंटेंडिंग टू आइसोलेट। मतलब कहने का ये है कि जो हमारे पास अब रैंडम डीएनए आया किसी सेल से, हमने उस पूरे के पूरे डीएनए को नहीं लेना है। हमने उस डीएनए से एक पर्टिकुलर डीएनए फ्रैगमेंट को लेना है, एक पर्टिकुलर जीन को लेना है, जिस जीन को हम जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे या डिजायर्ड जीन बोलेंगे। इसी जीन के ऊपर हमने काम करना है, राइट। मतलब पहले हम इस डीएनए से एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करेंगे, उसके बाद इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे एक वेक्टर के अंदर। वेक्टर में बताऊंगा आगे, वेक्टर्स बहुत तरह के होते हैं। आपके सिलेबस में ज्यादातर फोकस करना है प्लाज्मिड वेक्टर के ऊपर। मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद जो डीएनए बना जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, राइट। होस्ट सेल लाइक बैक्टीरियल सेल। बाद में बैक्टीरियल सेल जब डिवाइड होगा तो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारे कॉपीज बनेंगे। वी कैन गेट दोज कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, या इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का जब एक्सप्रेशन होगा बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, प्रोटीन बनेगा, हम उस प्रोटीन को हार्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। ये हमारा गोल है, ये हमारे दिमाग में, रिसर्चर के दिमाग में एक आइडिया है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, या हम बोलेंगे डिजायर्ड जीन, right? We have to isolate this gene of interest or desired gene from the DNA which we have isolated from a particular plant cell or an animal cell or a bacterial cell. Is it okay? तो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम आइसोलेट कैसे करेंगे, यहां पर आती है बात जेनेटिक इंजीनियरिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टूल की। द वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट टूल इज the enzyme. The enzyme is known as restriction endonuclease. Restriction endonucleases, right? Restriction endonucleases ही वो एंजाइम्स हैं जो डीएनए से एक पर्टिकुलर जीन को आइसोलेट कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की डिस्कवरी के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। जिन डिस्कवरर्स ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस को डिस्कवर किया उनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। इज इट ओके? 3 डिस्कवरर्स हैं। यू कैन गो टू माय प्रीवियस वीडियो ऑन दिस बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस बोलते क्यों हैं? यू माइट बी नोइंग अबाउट बैक्टीरियोफेजेस, राइट? बैक्टीरियोफेजेस are viruses which infect bacterial cells. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरियोफेज है जिसका स्ट्रक्चर लगभग कुछ इस तरह का होता है। हेक्सागोनल कैप्सिड होता है और इसमें टेल फाइबर्स भी होते हैं लाइक दिस। इस हेक्सागोनल कैप्सिड में जेनेटिक मटेरियल होता है विच इज अ डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। इज इट ओके? क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज है, मतलब ये बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा। मान लो इस बैक्टीरियोफेज ने एक बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट किया। इन्फेक्ट करना मतलब इट विल इंट्रोड्यूस इट्स डीएनए। ये इसका डीएनए जो है ये यहां पर बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेगा, कैप्सिड अंदर नहीं जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब एक बैक्टीरियोफेज, जब एक वायरस एक बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा
तो इट विल इंट्रोड्यूस इट्स डीएनए इनटू द बैक्टीरियल सेल। अब देखो, कुछ बैक्टीरियल सेल्स के पास इस वायरल डीएनए को तोड़ने वाला डिफेंस मैकेनिज्म होता है। लेट दिस इज द ओन जीनोम ऑफ द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का खुद का जीनोम है, खुद का डीएनए है, राइट? तो विद द हेल्प ऑफ इट्स ओन जीनोम, या इस बैक्टीरियल सेल के पास प्लाज्मिड भी हो सकता है, ये बैक्टीरियल सेल कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है। इज इट ओके? कौन से एंजाइम्स हैं ये? दी एंजाइम्स आर डीएनए ब्रेकिंग एंजाइम्स। ये डीएनए को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स इस वायरल डीएनए के ऊपर अटैक करेंगे और इस वायरल डीएनए को तोड़ देंगे, खत्म करेंगे। इससे ये बैक्टीरियल सेल इस वायरस के इंफेक्शन से, वायरस के अटैक से बच जाएगा। अब सवाल ये है कि ये डीएनए ब्रेकिंग एंजाइम्स जो हैं, जो बैक्टीरियल सेल के जीनोम से प्रोड्यूस हुए, जो बैक्टीरियल सेल के जीनोम से ट्रांसलेट हुए, ये एंजाइम्स अगर डीएनए ब्रेकिंग एंजाइम्स हैं, तो इसने बैक्टीरियल सेल के खुद के डीएनए को क्यों नहीं तोड़ा? राइट? दे डोंट ब्रेक द बैक्टीरियल सेल्स ओन डीएनए। व्हाई? बिकॉज दे आर स्पेसिफिक फॉर ब्रेकिंग द वायरल डीएनए। दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रेक द वायरल डीएनए। इज इट ओके? फिर से मैं रिपीट करूंगा हिंदी में। बैक्टीरियल जीनोम की वजह से, आपको पता होगा डीएनए में जीन्स होते हैं, जीन्स की वजह से ही प्रोटीन्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन। तो बैक्टीरियल जीनोम की वजह से एंजाइम्स बने। ये एंजाइम्स इस वायरल डीएनए को तोड़ते हैं। सवाल ये है कि ये एंजाइम्स वायरल डीएनए को ही क्यों तोड़ते हैं, बैक्टीरियम के खुद के डीएनए को क्यों नहीं तोड़ते? इसका जवाब ये है कि ये बैक्टीरियल डीएनए को छोड़ते हैं, इसलिए छोड़ते हैं बिकॉज दे आर स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक होते हैं टू ब्रेक द वायरल डीएनए ओनली। दे आर स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक होते हैं, ये रेस्ट्रिक्ट होते हैं टू ब्रेक दैट वायरल डीएनए ओनली, क्योंकि दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू अटैक द वायरल डीएनए ओनली। They are restricted to break the viral DNA only. That's why these DNA breaking enzymes, जो DNA को बीच में ब्रेक करते हैं, तो DNA is a nucleic acid, तो endonucleases, तो they are endonucleases. Restriction endonucleases क्यों? Because they are restricted to break the viral DNA only. They spare the bacteria's own DNA. Is it okay? So कुल मिला के बात यह है कि restriction endonucleases are known as restriction endonucleases. They are DNA breaking enzymes. They break the DNA in between. Ends पे नहीं काटते. They are known as restriction endonucleases. Why? Because they are restricted. मैं लिखूं यहां पर, they are restricted to attack, to break viral DNA only. They are restricted to break the viral DNA only. They spare the bacteria's own DNA. Is it okay? इसलिए इनको क्या कहा जाता है? They are known as restriction endonucleases. Right? इन restriction endonucleases की एक आध प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। उन प्रॉपर्टीज की वजह से ही इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। राइट? क्या प्रॉपर्टीज हैं? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज, ये डीएनए को कुछ स्पेसिफिक साइट्स के ऊपर ही काटते हैं। राइट? डीएनए को रैंडमली नहीं काटते। दे कट द डीएनए एट सर्टेन स्पेसिफिक साइट्स। दोज स्पेसिफिक साइट्स आर नोन एज रिकॉग्निशन साइट्स, या उन स्पेसिफिक साइट्स को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट्स। तो पहली प्रॉपर्टी इनकी ये है कि दे कट द डीएनए। हाँ, एक और बात, ये डीएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड कट नहीं डालते। डीएनए के दो स्ट्रैंड्स में से दोनों स्ट्रैंड्स को कट करते, एक स्ट्रैंड को कट नहीं करते। दे कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। दीज साइट्स आर नोन एज रिकॉग्निशन साइट्स बोले, या हम बोलते हैं इसको रेस्ट्रिक्शन साइट्स। इज इट ओके? दूसरी बात, दूसरा प्रॉपर्टी यह है कि दीज आर आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियल सेल्स। राइट? तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स, दीज रेस्ट्रिक्शन साइट्स आर पैलिंड्रोमिक इन नेचर। दे आर पैलिंड्रोमिक।
मतलब मैं ये बोल सकता हूं दे कट द डीएनए एट रेस्ट्रिक्शन साइट्स, दे कट द डीएनए एट सर्टेन पैलिंड्रोमिक साइट्स, दोस पैलिंड्रोमिक साइट्स आर नोन एज रेस्ट्रिक्शन साइट्स या रिकॉग्निशन साइट्स। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या है? पैलिंड्रोमिक साइट्स आर दो साइट्स जिनको हम फॉरवर्ड जैसे पढ़ेंगे बैकवर्ड भी वैसे ही पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दो, मैं एक वर्ड लिखूंगा अंग्रेजी में नाउ, फिर लिखूंगा वन। अगर मैं नाउ को इस डायरेक्शन में पढ़ूं NOW नाउ, वन को मैं बैकवर्ड पढ़ूं, बैकवर्ड रीड करूं तो NOW नाउ, ऐसा सीक्वेंस जिसको आगे की डायरेक्शन में जैसे पढ़ा जाए पीछे की डायरेक्शन में भी वैसे ही पढ़ा जाए दो डीएनए के स्ट्रैंड्स में, ऐसे सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। और यही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं कहां पर? रेस्ट्रिक्शन साइट्स में। इन्हीं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के ऊपर, इन्हीं रेस्ट्रिक्शन साइट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करते हैं। दे मेक डबल स्ट्रैंडेड कट्स एट द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, कुछ 3-4, वैसे तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बहुत तरह के हैं, बट देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो शायद आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हों। हम उन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम लिखेंगे, उनके बारे में हल्का सा हम बोलेंगे, राइट? ओके, लेट्स गो टू सम एग्जांपल्स ऑफ दीज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पहले इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल गो कि हम इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज कैसे करते हैं और जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कैसे करेंगे। एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम है हिंड थर्ड। हिंड थर्ड, अब ये नाम क्या नाम है, सीन क्या है इसका, हिंड थर्ड क्यों नाम पड़ा है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम दिया जाता है यूजुअली किस बेसिस के ऊपर? जिस बैक्टीरियम से इनको आइसोलेट किया जाए, जिस बैक्टीरियम से इनको निकाला जाए, उसी बैक्टीरियम के ऊपर इनको नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हिंड थर्ड, हिंड का मतलब है हीमोफिलस, H माने हीमोफिलस, IN का मतलब है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और D3 इसका स्ट्रेन है। तो हिंड थर्ड मीन्स दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस has been extracted from a bacterium. The name of that bacterium is Haemophilus influenzae strain D3. Is it okay? अब ये बैक्टीरियम डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कहां पर काटेगा? सीधी सी बात है, किसी रेस्ट्रिक्शन साइट पे काटेगा। कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट? मैं यहां पर लिखूं, मान लेते हैं ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट, डबल स्ट्रैंडेड है तो लेट मी मेक दीज, लेट दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक, अब रेस्ट्रिक्शन साइट कैसा होगा जहां पर ये काटेगा? ए, ए के बाद ए, फिर ए के बाद G, C एंड T, G, C, T, T, राइट। दूसरे स्ट्रैंड पे इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लिखूं तो ए का कॉम्प्लीमेंट T, ए का कॉम्प्लीमेंट T, G का कॉम्प्लीमेंट C, C का कॉम्प्लीमेंट G, देन ए। कॉम्प्लीमेंट मतलब एडेनोसिन न्यूक्लियोटाइड का कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड होगा थाइमिडीन, अकॉर्डिंग टू चारगाफ्स रूल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, राइट। तो ये रहा हमारा अ फ्रैगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं लाइक दिस। ये हिंड थर्ड एंजाइम काटेगा कहां पे? दिस हिंड थर्ड एंजाइम कट्स लाइक दिस, इट मेक्स अ कट, इट मेक्स अ ब्रेक बिटवीन ए एंड ए। ये वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ेगा, ये वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ेगा। अब देखिए, जब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स टूटेंगे तो जाहिर सी बात है ये दो स्ट्रैंड्स अलग होंगे। कैसे अलग होंगे? सीन क्या रहेगा? मतलब ये वाला पार्ट डीएनए का, डीएनए स्ट्रैंड का दिस पार्ट यहां तक ब्रेक हो गया, बट यहां पर कट मारता है तो टी और ए के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा। बाकी सारे ए और टी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इट विल ब्रेक। जी और सी के हाइड्रोजन बॉन्ड, इट विल ब्रेक। ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। विद द रिजल्ट आपको कुछ ऐसा फ्रैगमेंट मिलेगा। सेम यहां पर ये कट मारा इसने यहां, राइट।
मैं यहां पर लिखूं, कुछ इस तरह का सीन आपको दिखेगा। ये रहा ए, ये रहा टी। इन ए और टी के बीच में अभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड इंटैक्ट है, राइट। और इस टी के साथ फिर टी, सी, जी, ए। ये बना हमारा एक फ्रैगमेंट, और दूसरा फ्रैगमेंट ऊपर से लाइक दिस। ये रहा टी ऊपर, इस टी के साथ अभी भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है ए, बाकी बाद में ऊपर टी, सी, जी, ए। ये बने दो डीएनए फ्रैगमेंट्स। अब देखिए, मैंने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जो ऊपर नाउ और 1 लिखा था, यहां देखो, अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में रीड करूं, पढ़ूं, तो ए जी सी टी टी। नीचे वाली स्ट्रैंड में बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ूं तो सेम ए जी सी टी टी। ऐसी सीक्वेंसेस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है। इन्हीं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर कट मारते हैं। आपने देखा, मैंने रेड एरो से दिखाया हुआ है। ऐसे कट मारने से इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में 2 फ्रैगमेंट हो गए। लेकिन इन दोनों फ्रैगमेंट्स की एक खासियत है। क्या खासियत, क्या क्वालिटी है? आप देखिए, अगर ये 2 फ्रैगमेंट्स वापस नजदीक आए तो अगेन ये वाला ए ये इस टी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। सिमिलरली ये जी सी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये सी जी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये जी सी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये टी ए के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद ये फिर से डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, तो किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए बिकॉज ये वाला जो सिंगल स्टैंडर्ड, इसको मैं सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग बोलूंगा। लेट मी राइट हियर, दिस पार्ट इज ये, मतलब यहां तक डीएनए फ्रैगमेंट डबल स्टैंडर्ड है, ये इसका सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग है। सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग, इज इट ओके? ये भी सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग है। तो डबल स्टैंडर्ड फ्रैगमेंट बने विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लेकिन इन डबल स्टैंडर्ड फ्रैगमेंट्स में सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स हैं, और ये ओवरहैंग्स में एबिलिटी है, इफ दे कम क्लोज टुगेदर दे विल स्टिक टुगेदर, एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ने की शक्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं। वाई? बिकॉज आपको पता ही है हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। जब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग ग्रुप्स नजदीक आ जाते हैं, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड खुद ही बनता है, राइट? तो अगर ये 2 फ्रैगमेंट्स ओवरहैंग्स एक दूसरे के नजदीक आ गए, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है वापस। मतलब मैं बोलूंगा ये और ये एक दूसरे के साथ स्टिक हो सकते हैं, हाँ, एक दूसरे के साथ एडहेसिव की तरह जुड़ सकते हैं। दैट इज व्हाई मैं बोलूंगा कि इस फ्रैगमेंट में और इस फ्रैगमेंट में जो सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग्स हैं, these single stranded overhangs are present at the ends of fragments and the ends are sticky, right? तो हिंट थर्ड ने जो डीएनए को, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट को 2 फ्रैगमेंट्स में काटा, इन दोनों फ्रैगमेंट्स में स्टिकी एंड्स हैं। स्टिकी एंड्स मतलब ये एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। तो these are sticky ends. Is it okay? समझ आया आपको? Yes. इसके बाद में एक और एग्जाम्पल लिख लूंगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। वैसे एक एग्जाम्पल से आपको याद होना चाहिए। लेट मी राइट अनदर एग्जाम्पल। उस एग्जाम्पल की वजह से, उस एग्जाम्पल की मदद से भी मैं और यही चीज रिपीट करूंगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे। नेक्स्ट वन, restriction endonuclease. ये लीजिए, इको R1, इको R1, अगेन नाम देखिए, इको R1। इको R1 मतलब ये ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसको आइसोलेट किया हुआ है फ्रॉम अ बैक्टीरियम। द नेम ऑफ द बैक्टीरियम इज ई कोलाई स्ट्रेन R1। इज इट ओके? इको R1 का रेस्ट्रिक्शन साइट क्या है, रिकॉग्निशन साइट क्या है, मतलब कौन सा डीएनए सीक्वेंस है जहां पर ये काटता है,
अगेन मैं सेम कहानी ऐसे ही लिखूंगा। ये मान लो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट है, यहां पर लिखूंगा मैं लेट GAATC, GAATC। तो G का कॉम्प्लीमेंट C, A का कॉम्प्लीमेंट T, A का कॉम्प्लीमेंट्री बेस T, T का कॉम्प्लीमेंट्री बेस A, C का कॉम्प्लीमेंट्री बेस G। आप देख सकते हैं अगेन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। एंड फिर मैं इतना पार्ट में सीधा लिखूंगा क्योंकि मुझे बस इतना ही चाहिए। ये मैंने मतलब यहां पर अल्फाबेट्स क्यों नहीं लिखी, मतलब यहां पर भी न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, लेकिन रिकॉग्निशन सीक्वेंस, रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस सिर्फ इतना ही है। ठीक, तो ये रहा इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इको R1 काटेगा कहां पर? इको R1 मेक्स अ ब्रेक इन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बिटवीन G एंड A। यहां पर काटेगा, यहां पर काटेगा। अगेन आप देख सकते हैं फिर से ये वाला पार्ट, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स खत्म, राइट। यहां तक G और C के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा क्योंकि G और A के बीच में फास्फोरस बॉन्ड कट हो गया। ये बना एक फ्रैगमेंट। सिमिलरली ये वाला दूसरा फ्रैगमेंट बनेगा। अगेन आप देख सकते हैं which types of ends will be generated, sticky ends, right। मतलब CTAA अगर ये वापस नजदीक आ गए इस वाले फ्रैगमेंट के ओवरहैंग के पास, लिख ही लेता हूं मैं, कुछ ऐसा सीन बनेगा GC। C के साथ अटैच हुआ है TA। ये लीजिए, यहां पर C एंड G, C के साथ अटैच हुआ है TA, राइट। दिस is the single stranded overhang of the double stranded DNA fragment. Again, this is the single stranded overhang. These are the single stranded overhangs. क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड ओवरहैंग्स में कैपेबिलिटी है वापस एक दूसरे के साथ जुड़ने की विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज स्टिकी एंड्स। मतलब दे आर वल्नरेबल टू form hydrogen bonds between them, and they are vulnerable to form a double stranded DNA back, right। कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस ऐसे भी हैं जो रेस्ट्रिक्शन साइट पे, पैलिंड्रोमिक रेस्ट्रिक्शन साइट पे काटेंगे बट दे डोंट प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स। वो सिंगल स्ट्रैंड ओवरहैंग्स प्रोड्यूस नहीं करते। वो जो एंड्स प्रोड्यूस करेंगे हम उन एंड्स को ब्लंट एंड्स बोलेंगे। एंड अगर ब्लंट एंड्स वाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम यूज करते भी हैं तो फ्रैगमेंट्स बनने के बाद कुछ और प्रोसेसिंग की वजह से उनका स्टिकी एंड बना देते हैं। मतलब नेचुरली ब्लंट एंड्स अगर बने तो ब्लंट एंड वाले डीएनए फ्रैगमेंट्स दे आर नॉट इंपॉर्टेंट इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इफ ब्लंट एंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सम स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो फिर हम जबरदस्ती उन ब्लंट एंड्स वाले फ्रैगमेंट को पहले स्टिकी एंड्स वाला फ्रैगमेंट बनाते हैं, बाद में उनको जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। एक एग्जांपल मैं वैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का भी दूंगा जो ब्लंट एंड्स बनाएगा। ओके, अब देखिए देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस which produces the blunt end as HAE. HAE third. HAE third. This restriction endonuclease cuts the double-stranded DNA at this site. ये मान लो आप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट है।
this double stranded DNA fragment has got the sequence G A G A T A T C. G का कॉम्प्लीमेंट C T A T A and G A T A T C G A T A T C. ये देखिए, this is the double stranded DNA fragment and the restriction site. This restriction site is being cut by the Haythard enzyme at T and A. Right? यहां पर कटेगा, तो विद द रिजल्ट फ्रैगमेंट कैसे बनेगा? यू कैन सी नो ओवरहैंग्स विल बी फॉर्म्ड, क्योंकि ये कट सिमेट्रिकल कट पड़ेगा। ये बना हमारा एक फ्रैगमेंट और दूसरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट विल बी लाइक दिस, क्योंकि कट्स क्या है? सिमेट्रिकल है। जहां पर नीचे वाली डीएनए स्ट्रैंड में कट पड़ा, बिल्कुल वहीं पर ऊपर वाली डीएनए स्ट्रैंड में भी कट पड़ा, राइट? विद द रिजल्ट जो फ्रैगमेंट्स बनेंगे, दोस फ्रैगमेंट्स विल बी हैविंग व्हिच एंड्स? ब्लंट एंड्स, blunt end fragments. These blunt end fragments are not genetic engineerically important. हाँ, अगर हमने इनको यूज करना ही है तो पहले हम इन ब्लंट एंड्स को फर्दर प्रोसेसिंग की वजह से स्टिकी बनाएंगे, देन वी विल यूज देम इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग फर्दर। और भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं, वी कैन यू कैन सी देम फ्रॉम योर डिफरेंट बुक्स, लेकिन यहां पर मेरे ख्याल में 3 एग्जाम्पल मैंने दिया, ये काफी है। ओके, अब हम आते हैं अपने असली मकसद पे। हमने करना क्या है? हमने जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया, हमने किसी सेल से रैंडमली डीएनए आइसोलेट किया। उस डीएनए के अंदर एक पर्टिकुलर जीन है जिसको हमने डिजायर्ड जीन बोला या जीन ऑफ इंटरेस्ट बोला। हमने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करना है, राइट? क्योंकि उसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाद में हमने क्या करना है? वी हैव टू इंट्रोड्यूस दैट जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द वेक्टर। इज इट ओके? देखिए, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट या जीन्स, डिजायर्ड जीन्स या डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम अ बिग चंक ऑफ डीएनए विद द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। मैं कुछ आसान तरीके में इसको बोलूंगा। मान लीजिए हमारे पास अब एक टेस्ट ट्यूब है। दिस टेस्ट ट्यूब कंटेन्स आइसोलेटेड डीएनए। आइसोलेटेड डीएनए कहां से आइसोलेट किया हुआ है? फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेल, राइट? हम क्या करेंगे? हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालेंगे। दिस इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, राइट? कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जो डिजायर्ड जीन मुझे चाहिए, इस डीएनए के अंदर डिजायर्ड जीन है, राइट? लेट उस जीन का नाम है एक्स। इस जीन एक्स को बाहर निकालने के लिए मुझे पहले पता होना चाहिए कि इस जीन एक्स के दोनों तरफ कोई रेस्ट्रिक्शन साइट तो नहीं है। अगर रेस्ट्रिक्शन साइट है तो कौन सा रेस्ट्रिक्शन साइट है? चलो मान लेते हैं, अगर इस डीएनए के अंदर, मान लो ये डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हाँ ये रहा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सॉल्यूशन हमारे टेस्ट ट्यूब में है। मान लेते हैं इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ये रहा जीन एक्स, मुझे इस जीन एक्स को आइसोलेट करना है, राइट? लेट सपोज इस जीन एक्स में यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन साइट है और यहां पर भी एक रेस्ट्रिक्शन साइट है। कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट है? लेट यहां पर इको R1 साइट है और यहां पर भी इको R1 साइट है। इज इट ओके? आई एम ऑलरेडी नोइंग दिस इंफॉर्मेशन कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो डिजायर्ड जीन मुझे इस डीएनए से चाहिए, दैट जीन इज फ्लैंक्ड बाय
हाँ, विच साइट? रेस्ट्रिक्शन साइट ई को R1 साइट। इज इट ओके? इसलिए मैं क्या करूंगा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं ई को R1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को ही डालूंगा। इज इट ओके? तो जहां जहां पर ई को R1 साइट है, जहां जहां पर ई को R1 साइट है डीएनए के अंदर, वहां वहां पर कट मार लग के डीएनए फ्रैगमेंट बाहर निकलेगा, और उन्हीं डीएनए फ्रैगमेंट्स में से एक फ्रैगमेंट ऐसा होगा जिस फ्रैगमेंट के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। इज इट ओके? तो मैंने क्या किया, आइसोलेटेड डीएनए को टेस्ट ट्यूब में रखा, इस आइसोलेटेड डीएनए के ऊपर मैंने एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है इको R1। इको R1 इस डीएनए को काटेगा, दो तरह की फ्रैगमेंट्स इस डीएनए सैंपल में बनेंगे। एक बड़ा वाला चंक होगा, उस बड़े वाले चंक को हमने कुछ नहीं करना, हमको नहीं चाहिए, और दूसरा वाला फ्रैगमेंट होगा, दूसरा वाला पार्ट होगा वो वाला पार्ट जिसके अंदर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आया हुआ है, क्योंकि हमने वही वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला हुआ है। जी ओके। अब देखिए, तो फ्रॉम दिस व्हाट वी गेट, वी विल गेट अ टेस्ट ट्यूब लाइक दिस। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अगेन डीएनए ही है, लेकिन this time the DNA is consisting of two types of fragments, two types of DNA fragments, two types of double stranded DNA fragments। कौन कौन सा? एक होगा a fragment, one type will be a fragment having desired gene, and another will be a very big fragment, एंड जाहिर सी बात है इस बिग फ्रैगमेंट का क्वांटिटी ज्यादा होगा। ठीक है, सवाल ये है कि डीएनए को तो मैं आंख से देख नहीं सकता, इट इज अ सॉल्यूशन। मैं इस सॉल्यूशन से ये फ्रैगमेंट हैविंग द डिजायर्ड जीन, हाउ विल आई सेपरेट दिस फ्रैगमेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द डीएनए? इसका जवाब भैया ये शायद आपने सुना हो, gel electrophoresis, agarose gel electrophoresis, right? So I will separate, I'm having the ability, this technique is having the ability to separate the DNA fragments on the basis of size। मतलब ये है कि gel electrophoresis works on the basis what it separates the DNA fragments on the basis of size on an agarose gel। तो मेरे पास दो तरह की फ्रैगमेंट्स हैं डीएनए सॉल्यूशन के अंदर। हम क्या करेंगे, इस डीएनए सॉल्यूशन से ये वाला फ्रैगमेंट मुझे चाहिए, क्योंकि इस वाले फ्रैगमेंट और इस वाले फ्रैगमेंट में साइज में बहुत फर्क होगा। ये वाला फ्रैगमेंट बहुत ज्यादा बड़ा होगा, इस वाले फ्रैगमेंट में का साइज छोटा होगा। मैं इन दोनों फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर सकता हूं बाय द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाउ? लेट अस सी दिस। तो ये रहा अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट? हाउ दिस इज डन? सबसे पहली बात, इसमें कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए? वी विल रिक्वायर एन अगरोस पाउडर। अगरोस पाउडर को हम डिसॉल्व करेंगे, हम लेबोरेटरी में एक टाइप का बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, उस बफर में इसको डिसॉल्व करते हैं, वी विल प्रोड्यूस एन अगरोस जेल। इस अगरोस जेल को हम एक रेक्टेंगुलर ट्रे में रखेंगे, राइट? लेट दिस इज अ रेक्टेंगुलर ट्रे। जैसे मैंने इस अगरोस जेल को हॉट किया, अगरोस पाउडर को डिसॉल्व किया बफर में, तो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनेगा। उस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन को हम एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है हमारी बायोटेक्नोलॉजी लैब में, उस रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर रख देंगे। मान लीजिए इट इज अ रेक्टेंगुलर ट्रे, राइट? तो व्हाट वी विल डू,
we will pour this agarose solution into the rectangular tray. Is it? हमने अगरोज सॉल्यूशन को रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर पोर कर दिया। ये रहा फ्लास्क, यहां से हमने अगरोज सॉल्यूशन को रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर पोर कर दिया पूरा। मतलब जब ये फुल हो गया तो व्हाट वी विल डू, इसको हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर सम टाइम ये अगरोज सॉल्यूशन सॉलिडिफाई हो जाएगा एंड रेक्टेंगुलर जेल इज फॉर्म्ड। उसके बाद हम उस रेक्टेंगुलर जेल को बाहर निकालेंगे। लेकिन सॉलिडिफाई होने से पहले ही हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर हम एक टाइप का कॉम्ब रखेंगे। स्टैंड की मदद से इस कॉम्ब को बंद रखेंगे, राइट। बट रिमेंबर, इस कॉम्ब को जब हम रेक्टेंगुलर ट्रे में डालेंगे, कॉम्ब रेक्टेंगुलर ट्रे के फ्लोर को टच नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर रहेगा कॉम्ब, राइट। उसके बाद मैंने अगरोज सॉल्यूशन ऊपर डाल दिया, इसको स्टैंड के साथ बंद कर दिया। आफ्टर सॉलिडिफाइंग व्हाट वी विल गेट, हम क्या करेंगे, हमारे पास रेक्टेंगुलर जेल आ गया। इसको मैंने ट्रे से बाहर निकाला और इस रेक्टेंगुलर जेल में जो हमने कॉम्ब रखा था, कॉम्ब भी हटा दिया सॉलिडिफाई होने के बाद। तो कॉम्ब की वजह से इस जेल में रेक्टेंगुलर डिप्रेशंस बने होंगे, कैविटीज बने होंगे। बट रिमेंबर, ये कैविटीज जेल के आर पार नहीं होंगे, क्योंकि हमने पहले ही क्या किया है, कॉम्ब को रखा था इस तरह, इन सच ए वे कि ये कॉम्ब ट्रे के फ्लोर के साथ, ट्रे के तट के साथ टच नहीं कर रहा था। विद द रिजल्ट डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड। इन डिप्रेशंस को हम वेल्स बोलते हैं। ये हमने बनाया, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर जेल है, राइट। अब क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर जेल को हम एक बड़े से कंटेनर में लाएंगे। ये रहा हमारे पास कंटेनर होता है। इस कंटेनर में प्लास्टिक का होता है ये कंटेनर। नीचे सेंटर में एक स्टैंड होता है। इसी स्टैंड के ऊपर हम क्या करेंगे, हम इस रेक्टेंगुलर जेल को रखेंगे। ये रहा रेक्टेंगुलर जेल, और यहां पर मैं दिखा रहा हूं जेल का ऊपर वाला व्यू, और यहां पर जेल का मैंने साइड व्यू दिखाया। आप देख सकते हो वेल कैसे है। वेल्स ऐसे हैं कि ये फ्लोर को टच नहीं करते, राइट। हाँ जी, इस टैंक में 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ये रहे 2 इलेक्ट्रोड्स। एक इलेक्ट्रोड को हम जोड़ते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ, दूसरे इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ, राइट। ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, ठीक है। बट स्विच ऑन करने से पहले इसके अंदर भी हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बफर डालते हैं। मतलब ये पूरा जेल्स उस बफर के अंदर बाथ कर रहा है, राइट। इज इट ओके? अब हम क्या करेंगे, अभी भी हमने स्विच ऑन नहीं किया है। अभी हमारे पास जो डीएनए सैंपल है, यस, हमारे पास क्या था, लेट अस गो टू द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में 2 तरह के डीएनए फ्रैगमेंट्स थे। एक था डीएनए फ्रैगमेंट हैविंग डिजायर्ड जीन, और दूसरा था अ बिग डीएनए फ्रैगमेंट जिसके अंदर डिजायर्ड जीन नहीं है। हमने इस डिजायर्ड जीन वाले फ्रैगमेंट को आइसोलेट करना है। हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा डीएनए सैंपल उठाएंगे और इस डीएनए सैंपल को अलग एक एपेंडॉर्फ ट्यूब में ले लेंगे, राइट। 3-4 ml डीएनए सैंपल है। अगेन ये बिल्कुल यही वाला डीएनए सैंपल है, हमने इसको अलग से लिया। इसमें भी 2 तरह के फ्रैगमेंट्स हैं, डीएनए फ्रैगमेंट हैविंग डिजायर्ड जीन एंड अ लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट व्हिच लैक्स द डिजायर्ड जीन। एपेंडॉर्फ ट्यूब में हमने लिया, छोटा सा प्लास्टिक का ट्यूब होता है। इसके ऊपर हम कुछ और केमिकल्स डालेंगे। क्या क्या हम डालेंगे, पहले एक डाई। इस डाई का नाम है ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ब्लू कलर की डाई है, राइट। इस डाई को हम बनाते हैं ग्लिसरीन में। दूसरा हम डालेंगे इसमें
इथिडियम ब्रोमाइड। कितना इथिडियम ब्रोमाइड? इथिडियम ब्रोमाइड 1 ड्रॉप, लेकिन बहुत ध्यान से डालना होता है इथिडियम ब्रोमाइड। ये हल्का पिंक कलर का डाई होता है, बट इट इज कार्सिनोजेनिक। इसको डालते वक्त ग्लव्स लगाना है, एहतियात रखना है, बिकॉज इट इज कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मतलब कैन कॉज कैंसर्स, राइट। ये हमने डाला तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन ब्लू हो गया, क्योंकि हमने ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाई ज्यादा डाली है। इथिडियम ब्रोमाइड का केवल 1 ड्रॉप डाला हुआ है। ये हमारा वर्किंग सॉल्यूशन बना। अब इस वर्किंग सॉल्यूशन से हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपाइपेट की मदद से वर्किंग सॉल्यूशन से हम डीएनए उठाएंगे और कहां डालेंगे? हमने इन वेल्स में डीएनए डालना है, राइट। हम पहले इस वाले वेल में डीएनए डालेंगे, और ये रखा कहां है? पहले हमने इसको टैंक में रखा, और माइक्रोपाइपेट से इस टैंक के अंदर ही वेल के अंदर डीएनए डालेंगे। इज इट ओके? हाँ जी। यहां पर भी डालेंगे सेम, राइट। यहां पर भी डालेंगे और यहां पर भी डालेंगे। चारों के चारों वेल्स हम इस वर्किंग डीएनए सॉल्यूशन से फुल कर देंगे, राइट। कैसा सॉल्यूशन होगा ये? इट विल बी अ ब्लू कलर सॉल्यूशन। इज इट? जब हमने ये लोडिंग खत्म की, इन वेल्स के अंदर डीएनए सॉल्यूशन डाल दिया, तब हम इस टैंक का स्विच ऑन कर देंगे। इसको छोड़ देंगे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, वट एवर टाइम इट विल टेक मोर देन 3 आवर्स, राइट। उसके बाद हम ऊपर से देखेंगे जेल को। जेल में आप देखेंगे पूरा ब्लू कलर की ट्रैकिंग हो रही है, मतलब आपको लगेगा कि यार ब्लू कलर वाला सॉल्यूशन मूव कर रहा है, ब्लू कलर आएगा। अब सवाल यह है कि कहां से कहां? हमने देखिए जेल का वेल वाला साइड हमने नेगेटिव टर्मिनल की तरफ रखा, जेल का पॉजिटिव वाला साइड, सॉरी, जेल का दूसरा वाला साइड जिसमें वेल नहीं है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रखा। ऐसा हमने क्यों किया? वी नो दैट डीएनए में कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव के साथ हमने क्या किया? उसको जोड़ा, और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल हो गए, तभी ना डीएनए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेगा, राइट। इज इट ओके? यस। तो 2-3 घंटे के बाद हमने देखा यहां तक पहुंच गया हुआ है। लेट मान लो यहां तक ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाई आपको दिख रही है, तो हम स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने के बाद इस जेल को उठाएंगे। इस जेल को हम एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है लैब में, उसको हम बोलते हैं यूवी लैमिनार। इस जेल को हम उठाएंगे ध्यान से, अगेन क्योंकि इसमें कार्सिनोजेनिक एजेंट है, ग्लव्स लगा के यूवी लैमिनार में रखेंगे। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सही हुआ है तो व्हाट वी विल सी, हम क्या देखेंगे? यूवी लैमिनार में ऑरेंज कलर के स्पॉट्स दिखेंगे, लिटिल बिट रेक्टेंगुलर स्पॉट्स विच आर ऑरेंज कलर्ड। ये ऑरेंज कलर का मतलब क्या है? इथिडियम ब्रोमाइड, अभी मैंने आपको बताया, इथिडियम ब्रोमाइड यूवी लाइट में इल्यूमिनेट करता है ऑरेंज कलर। और इथिडियम ब्रोमाइड की खासियत ये है कि ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में घुस जाता है। मतलब जहां पर इथिडियम ब्रोमाइड ग्लो होगा, ऑरेंज ग्लो आएगा, वहां पर डीएनए फ्रैगमेंट होगा। इज इट ओके? जी। मान लो हमारे पास जो जेल आया, जो हमने निकाला, यूवी लैमिनार के अंदर जेल डाल दिया हमने, स्विच ऑन किया यूवी लैमिनार में, और हमको जेल कुछ इस तरह का मिला। जेल को हम देख रहे हैं, ये रहे वेल्स, राइट। यहां पर एक स्पॉट हमको दिखा, ऑरेंज कलर स्पॉट। यहां पर स्पॉट दिखा, यहां पर ऑरेंज स्पॉट दिखा, यहां पर ऑरेंज स्पॉट दिखा, राइट। और हमको एक और स्पॉट यहां दिखा, यहां दिखा, हियर एंड हियर। अब देखो भैया, मेरे पास ऑलरेडी कितने डीएनए फ्रैगमेंट्स थे सॉल्यूशन में? 2 तरह के फ्रैगमेंट्स थे, एक बड़ा फ्रैगमेंट और एक छोटा फ्रैगमेंट। आप ही बताओ, जब मूवमेंट होगा डीएनए का, डीएनए मूव करेगा कहां से? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। किसके थ्रू? अगर उस जेल के थ्रू डीएनए मूव करेगा। कम मूवमेंट बड़े फ्रैगमेंट का होगा कि छोटे फ्रैगमेंट का, राइट। कौन सा वाला फ्रैगमेंट ज्यादा मूव करेगा? छोटा वाला फ्रैगमेंट। साइज कम होगा, साइज कम होगा तो वेट कम होगा, वेट कम होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ज्यादा मूव करेगा। मतलब दिस फ्रैगमेंट विल बी ए स्मॉलर फ्रैगमेंट। यहां पर छोटे वाले फ्रैगमेंट्स आए होंगे।
एंड ये वाले फ्रैगमेंट्स बड़े फ्रैगमेंट्स होंगे, राइट, बिगर वंस। तो व्हाट विल हैपन, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, मैंने पहले ही बताया, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में हमारा क्या था, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स वेर कंसिस्टिंग ऑफ द डिजायर्ड जीन। तो हम क्या करेंगे, हम इसी जहां जहां पर स्मॉलर फ्रैगमेंट्स आए हैं वहां वहां पर इस जेल को हमने ब्रेक करना है, उठाना है, काटना है, और इस पार्ट वाले जेल को हम फिर से डिसॉलिडिफाई करेंगे, राइट। इन जेल फ्रैगमेंट्स को हम जेल फ्रैगमेंट्स, what we will do, we will solidify them, डिसॉलिडिफाई इनको करेंगे। इज इट ओके? जब इनको मैंने डिसॉलिडिफाई किया तो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन को हम थोड़ा प्यूरिफाई करेंगे, एंड नाउ दैट सॉल्यूशन विल बी कंसिस्टिंग ओनली एंड ओनली द डीएनए फ्रैगमेंट्स जिनके अंदर भैया डिजायर्ड जीन होगा। होगा कि नहीं? यस होगा। डिसॉलिडिफाई करने के बाद जो हमारा डीएनए सॉल्यूशन आएगा, this solution will be containing desired gene only, right? सिर्फ और सिर्फ ये डिजायर्ड जीन ही होगा। इस तरह हमने एक बड़े से डीएनए मॉलिक्यूल से जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया। वी आइसोलेटेड दिस with the help of which technique? We isolated this with the help of gel electrophoresis, and मैंने आपको बताया gel electrophoresis works on the function of, it works on the principle of separation of DNA fragments on the basis of size, ठीक है। लेकिन इस desired gene वाले DNA की क्वांटिटी बहुत कम होगी। या तो हम इसको इसी तरह यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इसको हमने इंट्रोड्यूस करना है एक वेक्टर के साथ। वेक्टर्स के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स, introduction of desired gene into the vectors. We will study about this in our next video. या तो पहले हम इस डीएनए क्वांटिटी को एम्पलीफाई करेंगे। आपको मैं बता दूं, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए मतलब डीएनए की क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे। This is done by another technique, very important technique in the biotechnology. The technique is known as polymerase chain reaction, PCR, right? इसके बारे में भी हम आगे वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने डीएनए से एक पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन आइसोलेट कैसे किया। वी आइसोलेटेड दैट विद द हेल्प ऑफ agarose gel electrophoresis, and agarose gel electrophoresis works on the principle that isolation of DNA occurs on the basis of size of the DNA fragments, right? तो मेरे पास अब क्या आया, small quantity of DNA solution containing desired gene. How this desired gene is going to be introduced in the vector DNA, we will study about this in our next video. Okay, thank you.